Welcome to the Credit Card Show, where we help you make the most of your credit cards. Today we have with us Sumanta Mandal. He's a true credit card enthusiast with over 60 cards in his portfolio. He recently traveled to Japan using only credit card points. Let's find out his strategy and how he manages his credit cards. So Sumanta, tell us, you've recently traveled to Japan and you sponsored the trip using credit card points? Yes. So tell us, how was the experience? How long was your trip? When did you go? Tell us more about the trip. एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. मैंने क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उसको यूज़ करके ही पूरा ट्रिप को कंप्लीट किया है. 7 दिन का ट्रिप था मेरा, बहुत ही छोटा था क्योंकि छुट्टी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता. बट ओके, मल्टीपल ट्रिप्स हम कर सकते हैं और मेरा वही प्लान था कि बाद में भी मैं जाऊंगा क्योंकि जापान बहुत ही बढ़िया एक कंट्री है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मेरा जो फ़्लाइट मैंने लिया था वो था कोलकाता से HND वाया दिल्ली. तो ANA का फ़्लाइट था. यूनाइटेड एयरलाइंस का माइल्स यूज़ करके मैंने वो बुक किया था. 1.15 लाख एयर माइल्स मेरा उसमें लगा. एंड जो डिवैल्यूएशन हुआ है रिसेंटली, आपने देखा होगा ट्विटर पे बहुत सारे पोस्ट उसमें हुआ था. यूनाइटेड का डिवैल्यूएशन बहुत ही ब्रूटल था मैं बोलूँगा. बट उसके पहले मैंने बुक किया था लकीली, तो मुझे जो पॉइंट मेरा लगा वो 1,15,000 एयर माइल्स लगा. बट अभी अगर मैं बुक करने जाऊंगा वो 1,90,000 पॉइंट के आसपास लगेगा. पर पर्सन या फिर पर पर्सन. पर पर्सन. आप बिजनेस क्लास ट्रैवल किया? बिजनेस क्लास. तो आपने कैलकाटा टू हनेडा, राइट. आपने बिजनेस क्लास ट्रैवल किया. 1.15 यस लाख पॉइंट्स पर पर्सन. यस. बट अगर आज करना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट 2 लाख पर पर्सन हो 2 जाएगा. लाख पर पर्सन. तो राइट. इन दैट वे 2 लोगों के लिए 4 लाख पर पर्सन हो जाएगा एज ऑफ टुडे इन राइट. टर्म्स ऑफ पॉइंट्स फॉर फ्लाइट्स. और होटल का आपने होटल यूज किया? होटल Points जापान से? में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मैं बोलूँगा क्योंकि वहाँ पे मतलब वो पूरा कंट्री ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो होटल भी सेम है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. एंड जो मैंने मैरियट का होटल बुक किया था, मैरियट का जो इंडिया में या फिर दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे जो कोर्टयार्ड होते हैं वो सस्ता होते हैं थोड़ा सा. बट जापान में उसका जो पॉइंट रिक्वायरमेंट था पर नाइट का 40,000 था. तो आई मीन बहुत ज़्यादा है बट जापान के स्टैंडर्ड से चलो ठीक है. तो फिर आपने सारे होटल्स भी पॉइंट से बुक किए? पॉइंट से बुक किया था. तो एंड मेरा पॉइंट लगा कुछ टोटल मैरियट का टोटल पॉइंट मेरा 1.8 लाख टोटल पॉइंट लगा. ओके. तो अभी मैं वापस फ्लाइट्स में और होटल पे आता हूँ. रेवेन्यू रेट मतलब मॉनेटरी वैल्यू जो फ्लाइट्स आपने बुक की था उसका कितना था 2 लोगों के लिए राउंड ट्रिप बिजनेस क्लास? मैं पर पर्सन बात करूँगा तो 2 लोगों के लिए तो इजी हो जाएगा. तो मेरा जिस टाइम पे मैंने फ़्लाइट बुक किया था वो थोड़ा सा अर्ली बुक मैंने किया था क्योंकि ANA का बिजनेस क्लास यूनाइटेड से मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. मतलब अगर आप पहले से बुक नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा. तो मैंने लगभग 7 महीना 8 महीना पहले वो फ़्लाइट बुक किया था. एंड मैं लकी था क्योंकि वो डिवैल्यूएशन उसके मतलब 1-2 महीने बाद ही हुआ था. तो जब मैंने बुक किया था उस टाइम पे जो मॉनेटरी जो रेट था वो सेम फ्लाइट का बिजनेस क्लास में वो था नियर अबाउट 2.5 लाख राउंड ट्रिप दिल्ली टू दिल्ली HND का. तो पर पॉइंट अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो नियर अबाउट 1.7-2 रुपीज़ के आसपास मुझे मिला था. सो इट्स डबल द वैल्यू मिल गया डबल आपको हाँ. पर पॉइंट. हाँ. एंड मैरियट का बिकॉज आई थिंक आपने Marriott बोला का- क्योंकि जापान का बहुत Right. में ज़्यादा रिक्वायरमेंट था राइट. तो शायद उतना ना मिला हो. हाँ बिल्कुल 0.7 रुपीज़ पर पॉइंट ऐसा. विच इज स्टिल गुड आई थिंक. स्टिल गुड बिकॉज मतलब जापान के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बोलूँगा कि ठीक है. अगर आप पॉइंट के पीछे भागेंगे मतलब पॉइंट के वैल्यू के पीछे देन यू हैव टू गो टू मालदीव्स. तो हर वक्त तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा ना. जी. तो पॉइंट ठीक है, पर पॉइंट वैल्यू आप कैलकुलेट करो ठीक है, बट एक्सपीरियंस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और आप ये तो रिसेंट ट्रिप था और आप जापान गए. आपके सारे ट्रैवल्स आप ऐसे यूज करते हो विद पॉइंट्स या फिर 100% मतलब पॉइंट्स. 100% पॉइंट? राइट. क्यों जापान में मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस था वो था नियर अबाउट 40,000 रुपीज़. एंड उसमें से जो मैक्सिमम था वो था टोक्यो टू कोयोटा का जो ट्रेन है शिनकानसेन उसका राउंड ट्रिप टिकट वही मेरा लगा था लगभग 24,000 रुपीज़. तो बाकी सारे मैंने पॉइंट यूज़ करके ही किया है लगभग. तो अगर मैं पूरा सम अप करूं
if you have to compile के flight would have cost me this much and hotel would have cost me this much, but I paid only 40,000. तो आपका बेनिफिट कितना हुआ टोटल क्रेडिट कार्ड पॉइंट से? क्रेडिट कार्ड पॉइंट से बेनिफिट फ्लाइट का 2.5 लाख रुपीज़ एंड होटल का नियर अबाउट 2 लाख रुपीज़। तो 4.5-5 lakhs का आपका पूरा क्रेडिट कार्ड Right. पॉइंट से स्पॉन्सर हुआ। राइट। क्या बात है। अगेन अभी मैं बोलूँगा कि फॉर अ नॉर्मल पर्सन अगर इतने पॉइंट्स अक्यूमुलेट करने हैं फॉर देम टू एक्सपीरियंस जापान 7 दिन का ट्रिप, तो आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा कि उतने पॉइंट्स अक्यूमुलेट कर सकें? कीप इन माइंड के मतलब अगर मीडियम स्पेंडर हो, ज़्यादा हाई स्पेंड नहीं हो, अज्यूमिंग के 75,000 से 1 लाख तक अगर महीने में क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर रहे हैं तो आई थिंक जो मैग्नस का टाइम था उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करना बहुत इजी था, क्योंकि मैग्नस कार्ड यूज़ करके अगर हम एक महीने में 1 लाख स्पेंड करते थे तो 25,000 बोनस पॉइंट हम लोगों को मिलता था, जो कि बहुत ही एक बढ़िया चीज़ था। वो उस एकदम time पे। गोल्डन एरा टाइप था, मतलब Right. कि वो कितना चलेगा पता नहीं, बट वो उस तो- टाइम बहुत लोगों ने, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द टाइम्स व्हेन पीपल एंटर्ड द क्रेडिट कार्ड सिनेरियो, हाइप बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम। राइट। तो उस टाइम पे हमारा जितना भी रिवॉर्ड पॉइंट अभी है उस टाइम का मैक्सिमम पॉइंट है, बट स्टिल अभी भी पॉइंट मिल रहा है, आप अर्न कर सकते हो। आपको आपके कार्ड को सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आज के सिनेरियो में अगर किसी को इतना पॉइंट चाहिए कि जापान ट्रिप वो कंप्लीट कर सके, सोलो तो नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब 2 पर्सन ही ट्रैवल करेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई भी ट्रिप करना है तो 2 साल का टाइम लेके आपको चलना चाहिए। नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल स्पेंडिंग जो होता है जिनका, 2 साल ठीक ठाक है। So I'll just repeat this for the audience. If you are getting into credit cards for luxury travel, from the time you start using and start working towards accumulating your points, do not be in a hurry. Keep a mindset of having 2 years of patience and collecting of reward points in a disciplined manner for you to be able to enjoy your luxuries. You said you travel all over the world or all your trips are sponsored by credit card points. आपने अपने अर्लियर सवाल में आंसर में बोला कि मालदीव्स में अच्छा वैल्यू मिलता है। ऐसे कोई कंट्रीज है क्या स्पेसिफिकली जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिलता है पॉइंट का? कोई एक स्पेसिफिक कंट्री में नहीं बोलूँगा, होटल स्पेसिफिक होता है वैल्यू। तो सपोज़ अगर आप मालदीव्स में बहुत सारे होटल है जहाँ पे जाके रुकेंगे तो आपको पर पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक ट्रिप कंप्लीट किया था अलमाटी, तो वहाँ पे रिच कार्ल्टन मैंने बुक किया था एंड जो पर पॉइंट वैल्यू मुझे मिला अपग्रेड के बाद वो था नियर अबाउट 8 रुपीज़ पर पॉइंट, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है। इसको तो ये मैंने बेस कैटेगरी रूम बुक किया था रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ करके 1.7 लाख रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ करके 5 नाइट का बुक किया था मैंने, एंड दे अपग्रेडेड माई रूम टू स्वीट कैटेगरी रूम। बट उसमें क्या होता है ना कि आप जो कैलकुलेट करते हो उसको, वो ठीक कैलकुलेशन नहीं है मेरे ओपिनियन में। आपने बुक किया है एक कैटेगरी का, आप कैलकुलेट करते हो दूसरे कैटेगरी में, वो सही नहीं है। बट स्टिल अगर आप चाहते हो जो फील गुड फैक्टर होते हैं लोगों का, तो वो अगर आपको देखना है देन हाँ 8 रुपीज़ पर पॉइंट का वैल्यू मुझे मिला था उस टाइम पे। बट इन जनरल आपको मान के चलना चाहिए कि आपको 0.7 से लेके 1 रुपीज़ के आसपास पर पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा मैरियट में। तो अगर लग्जरी होटल में 0.75 से 1 मिला तो आपका अच्छा रेट एडमिशन हुआ। ठीक ठाक है, Okay, मतलब ठीक-ठाक उसमें है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, you should not be disappointed if you hit this reward Right. rate. You should, even if you don't get higher, it is still a good redemption. So one of the questions I have in mind is related to the number of credit cards. I have 10 credit cards and I find it difficult to manage because most of the spends happen on 2 or 3 credit cards only, and the rest are sometimes not of use, or I'm just sometimes thinking, do I really need to keep them, because it's also a temptation. Right. But I know that you have a lot of credit cards. Firstly, tell us आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है, एंड देन एग्जैक्टली कितने क्रेडिट कार्ड है, एंड सेकेंडली आप उनको कैसे मैनेज करते हो? ओके, तो मेरे पास आज के डेट में एग्जैक्टली 61 कार्ड है मेरे पास, एंड ये 61 कार्ड्स में सारे कार्ड्स यूज़ नहीं करता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्ड का ज़रूरत हो जाता है कि ऑफ़र के लिए, तो मैंने रखा है। बट मेरा जितने भी क्रेडिट कार्ड है या तो वो लाइफ टाइम फ्री है या फिर चार्जेबल है, बट वो कार्ड मेरे लिए यूज़फुल है। तो
ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई मैंने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया एंड मैं बैंक को उसका चार्जेस पे करता हूँ, बट वो मेरे लिए यूजलेस है। तो या तो वो कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, या फिर वो कार्ड मेरे लिए यूजफुल है, इसलिए वो कार्ड मेरे पास है। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि या तो उसका फीचर्स अच्छे होने चाहिए ताकि आप उसको यूज़ कर सको, एंड उसकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ, आपके स्पेंड्स के साथ होनी चाहिए। राइट। और दूसरा, या फिर वो लाइफ टाइम फ्री होना चाहिए क्योंकि आप कोई ना कोई ऑफर में वो यूज़ करोगे। राइट। इधर और, बट ऐसे ही मतलब आप यूज नहीं कर रहे। इट इज़ हाँ। आई थिंक लाइक अ पैशन थिंग कि आपको मैक्सिमम निकालने हैं क्रेडिट कार्ड्स अपनी तरफ, ऐसा है कि? राइट, बिल्कुल। मुझे कार्ड कलेक्ट करना पसंद है, बट ऐसा भी नहीं कि कार्ड कलेक्ट करने के चक्कर में एक साल में मैं बहुत ज़्यादा पैसा बैंक को दे दूँ, बिल्कुल बेकार में। मतलब कुछ भी यूज़ मेरा नहीं हो रहा, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, बट पैसा मैं बैंक को दे रहा हूँ। तो इतने सारे कार्ड्स मैनेज कैसे करते हो? अगर जैसे मैं भी अगर पूछूं, शायद कई लोगों के पास नहीं होंगे इतने सारे कार्ड्स, बट अगर किसी के पास 5 कार्ड से ज़्यादा है तो मैनेज कैसे करना चाहिए? कुछ तरीका है इसको मैनेज करने का। एक एक्सेल सीट, जिनके पास ज़्यादा कार्ड है, एक एक्सेल सीट वो मैनेज कर सकते हैं कि एक कार्ड का पहले एक नाम होगा, उसके बाद लिमिट, एंड उसके बाद बिल जनरेशन डेट, एंड उसके बाद ड्यू डेट। तो मैं रिकमेंड करूँगा हर एक इंसान को कि अगर वो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड उनके पास रख रहे हैं, तो वो सारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेशन डेट है वो सेम या फिर आसपास करवा ले। जैसा कि मैं करता हूँ कि मेरे सारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेशन डेट है वो मंथ एंड पे है, या तो 28 या फिर 30 ऐसा। तो हर महीना 20 दिन के आसपास आपको जो क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है, मतलब बिल जनरेशन के बाद टाइम, बिल पेमेंट का टाइम। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा हर महीने के एंड पे बिल जनरेट हो जाता है सारे कार्ड का। तो एक 7 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद उससे मैं एक टाइम निकाल के बैठता हूँ, आधे घंटा या फिर 1 घंटा, सारे कार्ड का बिल मैं चेक करता हूँ और सारे कार्ड का बिल मैं पे कर देता हूँ सेम डेट पे। तो क्या होता है कि बाद में जाके मेरा हेडेक नहीं रहता कि इस कार्ड का बिल छूट गया मेरा, ऐसा नहीं होता है। तो ये तरीका फॉलो कर सकते हैं लोग। तो आपका एक स्केड्यूल है और आप डिसिप्लिन से वो स्केड्यूल डेफिनेटली फॉलो करते हो। राइट। तो आपका इसलिए कभी पेमेंट मिस हो गया, ऐसा कोई 100% इशू नहीं? ऑन टाइम पेमेंट है मेरा। ओह, फैंटास्टिक। कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए जो जिसके पास मोर देन 1 क्रेडिट कार्ड है, या फिर एक भी क्रेडिट कार्ड अगर है, ट्रैवल लग्जरीज, बिजनेस क्लास ट्रैवल, फर्स्ट क्लास ट्रैवल, 5 स्टार स्टेज, ये सब दिस इज व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो इट इज़ वेरी टेम्पटिंग ऑफन कि मतलब मुझे ये चाहिए, और इट इज़ ईजी टू गो इनटू द टेम्पटेशन कि हम ओवर स्पेंड करें इस चक्कर में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क है क्रेडिट कार्ड्स का, विच कैन गेट एनी वन इन टू अ टेम्पटेशन ऑफ ओवर स्पेंडिंग। तो टू इंश्योर कि ऐसा ना हो, आपका क्या एडवाइस रहेगा कि हम कैसे क्रेडिट कार्ड्स का के ऊपर स्पेंड्स मैनेज करें ताकि हम ओवर स्पेंड ना करें? बिकॉज मुझे लगता है कि जितने नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स आ रहे हैं अभी, जो ऑल द पीपल आर टेकिंग अप क्रेडिट कार्ड्स नाउ, एंड मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग इन not necessarily because they need credit cards, but because they want to experience 5-star luxuries, both in the air and in hotels. So I think that comes with a risk. What do you think? What advice would you give on managing this so that there's no overspending? बिल्कुल, ये तो बहुत ही मतलब एक सच बात है कि लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ओवर स्पेंड करते हैं, ये सच है। तो इसको अगर मतलब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं है। मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा-सा सही से क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़िए, आप थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी लीजिए, फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करिए। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, ओवर स्पेंड करते हो, क्रेडिट कार्ड के जो इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, इतना ज़्यादा है कि आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है आपके फाइनेंशियल्स। तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये चीज़। बट हाँ, एक तरीका है जो कि आप फॉलो कर सकते हो, आपके जो ओवर स्पेंडिंग का जो मतलब टेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, सपोज़ आपके पास 5 कार्ड है, तो आपको 5 कार्ड के बिल पेमेंट के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट रखना है। आपके पास एक बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपके हर महीने का इनकम आता है। फिर आप क्या करो, अगर आपको कोई एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करके यूटिलिटी बिल पे करना है 10,000 का, तो पहले आप आपके जो इनकम वाला बैंक अकाउंट है वहाँ से जो सेकेंडरी बैंक अकाउंट आपका है वहाँ पे आप 10,000 पेमेंट आप कर लो उसमें। फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके 10,000 स्पेंड करो। सेम अगर आपको 5,000 का एक शॉपिंग करना है, पहले तो 5,000 ट्रांसफ़र करो वो बैंक अकाउंट में, फिर आप 5,000 यूज़ करके वो आप स्पेंड करो कार्ड यूज़ करके।
तो इससे क्या होता है, मंथ एंड पे जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपके जो सेकेंडरी बैंक अकाउंट है वहाँ पे सेम अमाउंट होगा जितना अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड के बिल बनेगा, और आपको जो टाइम होगा इन बिटवीन टाइम उसमें आपको इंटरेस्ट भी बैंक से मिलता रहेगा, आप एफडी भी कर सकते हो उसको। तो मंथ एंड में आपका जो बिल होगा वो आप पे कर दोगे फुल्ली और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आप ओवर स्पेंड नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जो बोल रहे हैं, मैं अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, आप बोल रहे हो कि एलोकेशन पहले करो राइट। और स्पेंड बाद में करो। यूज क्रेडिट कार्ड एज अ डेबिट कार्ड, बट क्रेडिट कार्ड का सारे बेनिफिट आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, परफेक्ट। ये बहुत अच्छा एडवाइस रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए। आप रन करते हो और यू आर द फाउंडर ऑफ टेक्नोफिनो, विच इज़ आई थिंक द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड फोरम इन द कंट्री। एंड आई नो कि उसमें बहुत डिस्कशन होता है डेली, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट आर हैपनिंग। कैन यू टेल अस व्हिच इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन टेक्नोफिनो प्लेटफॉर्म? एक फ़नी क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वहाँ पे, वो है हाउ टू गेट HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड। मतलब ये कार्ड में कुछ तो है। मैं पर्सनली बोलूँगा मेरे पास इन्फिनिया कार्ड बहुत पहले से है। 2019 उस टाइम पे मुझे अपग्रेड मिला था इन्फिनिया में। बट हाँ, पहले ये कार्ड बहुत वैल्यू फॉर मनी कार्ड था एंड अभी भी है। मैं नो डाउट कार्ड बहुत ही अच्छा है, बट जो ऑप्शन आपको आज के डेट में मार्केट में मिल रहा है तो उसके हिसाब से बात करें तो इन्फिनिया ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, बट थोड़ा सा ओवररेटेड कार्ड है। ओके, बट लोगों को चाहिए ये कार्ड। ये बहुत मैंने आई एग्री विथ यू, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। इन्फिनिया एक ऐसा एक क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड में कॉमन नाम हो गया है, एंड एक तरह से ऐसा किंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जैसा उसका दर्जा बन गया है उसको। अगर आप बोल रहे हैं कि अगर वो ओवररेटेड है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है आपके हिसाब से, विच इज़ इक्वल और बेटर देन इन्फिनिया? देखिए, ऐसे मतलब ऑल्टरनेटिव कैटेगरी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है आज के डेट में। स्पेंडिंग आपको देखना पड़ेगा, आपका स्पेंडिंग कहाँ पे है पहले आपको डिसाइड करना है। देन सपोज आपको यूटिलिटी में स्पेंड करना है मैक्सिमम अमाउंट, देन आपके पास एक्सिस का कोई भी कार्ड आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस का जो मैक्सिमम कार्ड है जैसे कि मैग्नस, बारगेंडी, एक्सिस एटलस, उसमें यूटिलिटी स्पेंड पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं, तो आपको वो कार्ड लेके क्या फ़ायदा। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से कैटेगरी में आपका स्पेंड है, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ ये कार्ड मेरे लिए अच्छा होगा, ये कार्ड मेरे लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर के हिसाब से हमको कार्ड डिसाइड करना है, और ना कि कार्ड पहले डिसाइड करके उस हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर चेंज करो। राइट। So Sumanta, from all the discussions that happen on Technofino platform, because I know it's a very large community, which are the most common mistakes that credit card users make? कुछ तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि टाइम पे बिल पे नहीं करना। जैसे कि बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं कि उन्होंने गलती से टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करा एंड उनको बैंक ने लेट पेमेंट फीस एंड ऑल द चार्जेस जो होता है बिल पेमेंट टाइम पे ना करने पर, तो वो सारे उन्होंने लगा दिया। तो फिर वो लोग एडवाइस चाहते हैं कि क्या कर सकते हैं उसके बाद। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ, आप बैंक को इसको रिक्वेस्ट करके देख सकते हो कि अगर वो चार्जेस रिमूव कर दे आपके अकाउंट से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होता है। तो इश्यू, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज आप बोल रहे हो कि डिसिप्लिन के हिसाब से कि लोग टाइम पे क्रेडिट कार्ड बिल नहीं पे करते। एंड आई थिंक जैसे आपने पहले भी बताया कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो गया ना। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। किसी ने आप डिफ़ॉल्ट कर दिया और उसको चार्जेस लग गए एंड बैंक हैज सेड आई कैन नॉट, देन व्हाट इज़ द बेस्ट मेथोडोलॉजी कि उसमें आगे उसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि कई बार अमाउंट बड़ा हो जाता है बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि इमीडिएटली आप सारा अमाउंट पे करो एंड क्लोज करके एंड देन यू मूव ऑन, ऐसा? बिल्कुल, उनको ऐसा करना चाहिए कि आप पहले तो जो अमाउंट है वो पे कर दो और फिर अब डिले मत करो, टाइम पे करो बिल एंड देन बैंक को रिक्वेस्ट करो आप कि फ़ीस बहुत हाई है एंड फर्स्ट टाइम में मेरा मिस्टेक ऐसा हुआ है, आप प्लीज़ इसको रिवर्स करवा दीजिए एंड नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो जनरली कर देते हैं बैंक, बट हाँ, अगर बैंक नहीं करते हैं देन कुछ कर नहीं सकते। तो फॉल्ट तो कस्टमर का ही है क्योंकि उन्होंने टाइम पे बिल पे नहीं किया था। तो हाँ, आपको जो चार्जेस है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया है तो। बट चार्जेस से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो है आपके सिबिल, जो क्रेडिट स्कोर होते हैं वो आपका अफेक्टेड हो जाता है।
और जो कि अगर आपका एक भी ऑन टाइम पेमेंट मिस हो जाता है तो आपके जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ही नीचे गिर सकता है। एंड जो फ्यूचर लोन अगर आपको चाहिए होगा या फिर फ्यूचर क्रेडिट कार्ड अगर आपको कभी चाहिए होगा तो उसमें उसका जो अप्रूवल रेट है उसमें तो इफेक्ट आएगा ही इसका। तो रिस्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। So I'm summing this up for the audience. It is very risky to not pay your credit card bill on time. Not only will you end up paying very high credit card charges, very high penalty charges and interest charges, but your CIBIL score will also get affected. This can easily affect any loan that you apply for, and it is not worth the risk. So please pay your bills on time. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि अगर आप बैंक के जो स्टेटमेंट होते हैं वो अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड का तो वहाँ पे दो चीज़ होता है, एक है टोटल ड्यू अमाउंट एंड है एक है मिनिमम ड्यू अमाउंट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं एंड देन वो उनके पास पैसा होता है बट फिर भी बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मे बी उन्होंने बोला था कि मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से आपका काम बन जाएगा, तो वो लोग मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करते हैं बट उनका जो रिमेनिंग ड्यू अमाउंट होता है उसमें उनको इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं एंड वो उनके जो सिबिल स्कोर होता है उसमें भी अफेक्ट होता है। तो ये भी मिस्टेक कभी भी ना करना चाहिए किसी को भी कि वो सिर्फ मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर रहे हैं, उनको टोटल ड्यू अमाउंट पे करना चाहिए। आई थिंक वो मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा कि ये नहीं करना चाहिए। राइट। तो अगर मैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आपने बताया मैं करूँ कि टाइम पे बिल नहीं पे करना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है और दूसरा फुल अमाउंट पे नहीं करना एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। बिल्कुल, ये आप सबसे कॉमनली आपने देखा है। राइट। तो मतलब बिकॉज सारा डिस्कशन हम जो कर रहे हैं देयर इज अ मेजर ल्योर ऑफ लग्जरीज, 5 स्टार लग्जरीज इन ट्रैवल, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास ट्रैवल। आज की तारीख में कौन से बेस्ट टॉप 2-3 क्रेडिट कार्ड्स हैं जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए यूजफुल रहेंगे किसी को अगर इस तरह की लग्जरीज एक्सपीरियंस करनी है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स के साथ? टू बी ऑनेस्ट अगर किसी को इस तरीके से लग्जरी एंजॉय करना है देन उनको एक तो है टाइम देना पड़ेगा। एक दिन में ये नहीं होने वाला, एक साल में भी ये नहीं होने वाला, और उनको हाई एंड क्रेडिट कार्ड के लिए भी जाना पड़ेगा। अगर आप फीस पे नहीं करना चाहते क्रेडिट कार्ड का देन आई थिंक कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसे कार्ड लेना पड़ेगा जिनमें फीस होगा एंड जिन कार्ड को यूज़ करके आप अच्छा रिवॉर्ड अर्न कर पाएंगे। अगर मैं टॉप 2-3 क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूँ तो एक्सिस मैग्नस बार्गेंडी कार्ड है, बट हाँ बहुत हाई स्पेंडर के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है जो कि 1.5 लाख के ऊपर स्पेंड करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख तक स्पेंड पे उनको आई गेस 6% का रिवॉर्ड मिल पाएगा, 6% एज माइल्स में। उसके बाद अगर आप स्पेंड करेंगे वो लोग तो 35 एज माइल्स पर 200 रुपीज़ इसके हिसाब से मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। बट 17.5% राइट, बट उसके लिए आपको 1.5 लाख के ज़्यादा स्पेंड करने पर मिलते हैं। मतलब आपने 1.5 लाख स्पेंड किया तो आपको 6% एज पॉइंट्स में मिल गया रेट, बट उसके बाद आपने 50,000 स्पेंड किया तो 50,000 में आपको फिर वो 17.5% एज का मिलेगा। तो ये तो बहुत ही हाई स्पेंडर के लिए हो गया। एंड सेकेंडली गोइंग बाय लास्ट 2-3 इयर्स ऑफ रीवैल्यूएशंस एंड डिवैल्यूएशंस इन क्रेडिट कार्ड्स, ये अभी का सिचुएशन है बट शायद ऐसा फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल। तो अनलेस जो कोई ऑलरेडी बर्गंडी मेंबर नहीं हो तो उसको सिर्फ मैग्नस कार्ड के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसका ज़रूरत है। अगर जैसे कि मेरे पास एक्सिस मैग्नस बार्गेंडी क्रेडिट कार्ड नहीं है, मैं एक्सिस का कोई भी कार्ड यूज़ उतना ज़्यादा नहीं करता क्योंकि उनका जो ट्रांसफ़र है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है आज के डेट में। तो और भी ऑप्शन है आपके पास, आप एक्सप्लोर कीजिए। आपके पास HDFC इन्फिनिया कार्ड है, आपके पास Amex प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड है जो कि अच्छा कार्ड है, एंड और भी कुछ ऑप्शन है आपके पास जो कि आप यूज़ कर सकते हो रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने के लिए, माइल्स अर्न करने के लिए। तो अभी एक कॉमन स्पेंडर के लिए अगर मैं 3 क्रेडिट कार्ड बोलूँ, एक्सिस एटलस, HDFC इन्फिनिया एंड Amex प्लैटिनम ट्रैवल, ये क्या अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा? बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड इसका क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं है? इन्फिनिया का आई थिंक इन्फिनिया का ज़्यादा है बट बाकी जो 2 कार्ड है वो इजीली मिल सकता है। ओके। पर हाँ, एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे एक्सक्लूशन है। आपको यूटिलिटी में नहीं मिलेगा कोई भी रिवॉर्ड, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट पे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, कौन से कार्ड पे मिलेगा आप वो देखो एंड देन वो कार्ड के लिए चाहिए। एक चीज़ जो बहुत सारे यूज़र मिस कर जाते हैं
उनके क्रेडिट कार्ड पे मतलब लगभग जितने भी क्रेडिट कार्ड इशूअर है इंडिया में जो कि एयर माइल्स देते हैं, उनका खुद का एक पोर्टल होते हैं, एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पोर्टल। वहाँ पे अगर आप आपके कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि मे बी आपको आपके कार्ड पे 2x, 3x, 5x रिवॉर्ड मिल सकता है। जैसे कि HDFC बैंक का एक पोर्टल है स्मार्ट बाई, वहाँ पे अगर आप गिफ्ट वाउचर खरीदेंगे इन्फिनिया या फिर किसी भी कार्ड यूज़ करके, तो आपको अप टू 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकता है। एक्सिस का है ट्रैवल एज पोर्टल, गिफ्ट एज पोर्टल, एमेक्स का है गिफ्ट एयर, उनका खुद का पोर्टल। तो अगर आप यहाँ से कोई गिफ्ट वाउचर या फिर कुछ भी खरीदेंगे वहाँ पे, जो भी यूज़ केस होता है उनका, सपोज़ किसी को एक महीने में 5000 का ग्रोसरी खरीदना है, तो वहाँ पे ग्रोसरी का बहुत सारे ब्रांड है। तो आप पहले वाउचर खरीद के उसको यूटिलाइज कर सकते हो एंड देन आपको उसमें ना एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत सारे यूज़र मिस कर जाते हैं। एंड उनको ये जो जल्दी जो एयर माइल्स अर्न करने का जो तरीका है वो लोग वो मिस कर देते हैं। तो आप बोल रहे हो कि जो कार्ड है उनका जो एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म है वहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, राइट या फिर वहाँ से वाउचर लेना चाहिए ताकि हम बाहर शॉपिंग कर पाएं। राइट इससे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स हो जाएंगे। राइट मतलब जो आप नॉर्मली पॉइंट्स मिलते हैं आपको, उससे 3x या 5x या 10x मिल सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो सकता है। ऑनलाइन का तो मैंने बोला कि आप ग्रोसरी के लिए कुछ जीवी आप ले सकते हो एंड देन उसको यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन भी ऐसा होता है, सपोज़ आपको शॉपर स्टॉप पे कुछ भी चीज़ें खरीदना है, आपने शॉपर स्टॉप के कोई भी ऑफलाइन स्टोर विजिट किया एंड आपको जितने भी अमाउंट का चाहिए आप पहले जीवी ले लो एंड देन उसको आप यूज़ करो वहाँ पे, तो ऐसे आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड मिल जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू गेट गुड कार्ड्स जिससे अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट मिले और हम ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सकें, बट 1 से 2 साल कम से कम लगेगा ताकि हम वो ऐसे रिडम्पशन कर सकें जो Right. हमने एस्पायर किए हैं और विच जो हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन करना होता तो आप किस तरह से करते, कंसिडरिंग कि आपने इतने सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हैं और अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैसे डिज़ाइन करते हैं क्रेडिट कार्ड? टू बी ऑनेस्ट, क्रेडिट कार्ड आज के डेट में मार्केट में इतना कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है, डिज़ाइन करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट। इज दैट अ फैक्टर ऑफ कि भाई लास्ट 1 साल में इतने डिवैल्यूएशन हो गए हैं कि हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे कि आगे क्या होगा? जैसे कि आप देखिए 2 साल पहले या फिर 2 साल भी नहीं, 1 साल पहले फ्री लॉन्च एक्सेस के लिए कोई भी स्पेंड क्राइटेरिया मैक्सिमम कार्ड पे नहीं था। ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड फ्री लॉन्च एक्सेस पे स्पेंड क्राइटेरिया ऐड कर दिया, फिर एक एक करके सारे बैंक ऐड कर दिया है। इवन BOB कार्ड जिनका क्राइटेरिया नहीं था कुछ दिन पहले तक, उन्होंने भी ऐड कर दिया है इसको 1 जनवरी से। तो एक अगर बैंक ऐसा कोई रूल इम्पोज कर देगा तो हाँ बिल्कुल सारे बैंक उसको फॉलो ज़रूर करेगा, क्योंकि उनका फ़ायदे का मतलब Correct. वो चीज़ है। थैंक यू सो मच सुमंता हमारे साथ जुड़ने के लिए। योर इनसाइट्स वर ग्रेट एंड आई एम श्योर दे वर वेरी यूजफुल फॉर द ऑडियंस। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। So guys, it was great having this conversation with Sumanta. Some key takeaways for you guys. Point number 1, you cannot build enough credit card points in just a very short period of time. You have to be patient, you have to be disciplined. It can take 2 years or more for you to be able to have enough credit card points for luxury travel. Secondly, always pay your full credit card amount before the due date. Do not pay the minimum amount, always pay the full amount. Otherwise, you run the risk of your CIBIL score dropping and also ending up paying high credit card penalty charges, high interest charges. I hope this was useful. Please subscribe to Personal Finance TV and let us know in the comments what you think of today's episode.